नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली पटना में एक बार फिर से एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी को बनाए जाने की बात हो रही है। बनाया गया है, वो खुद शेड्यूल कास्ट से हैं। 4000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर कितना बड़ा बदलाव कर सकता है, ये सोचिए। आरएसएस की पूरी नजर होती है कि किसी भी तरह से कल्चरल हेजमनी जो है वो हमारी बरकरार है, इसलिए वो एजुकेशन पॉलिसी लाती है। इस देश के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस ने अपने लोगों को वाइस चांसलर नियुक्त किया। यहां तक कि पत्रकारिता संस्थान, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो, जेएनयू को लेकर कितना विवाद चल रहा है आप समझ सकते हैं। और ये तमाम जगहों पर उन्होंने अपने लोगों को बैठाना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई रोहित वेमुला कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर तब बन पाते हैं जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। तो लगातार कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में न पहुंचे। एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल वाइस चांसलर थे कट्टीमनी साहब मध्य प्रदेश में, उनको भी हटा दिया गया है। अब सोचिए कि मेवालाल, जिनको बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, उनका मैं प्रोफाइल बता रहा हूं, आप दांतों तल। मैंने एक इंटरव्यू किया, उनका ऑडियो लेवल खराब मिलेगा क्योंकि वाईफाई अच्छा नहीं था। बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी हॉर्टिकल्चर, बीएचयू, पोस्ट डायरेक्टर फेलो बायोटेक्नोलॉजी, द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी। यहां से उन्होंने पढ़ाई की। बहुजन पहले तो यहां तक पर सोचिए, इस देश में हजारों जनरल कैटेगरी के वाइस चांसलर हैं। इस देश के सारे संसाधन पर अमीरों का कब्जा है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी अगर एक भी पहुंच जाता है तो उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो तमाम लोग मुझे कमेंट करें जो आईएएस है, आईपीएस है, जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेशनल दस्तक को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, गुप्त नाम से ही दें। अब देखिए, इनको पोस्ट डायरेक्ट फेलो बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने वाशिंगटन वॉक्समैन इंस्टीट्यूट पिस्कोवर न्यू जर्सी से। इन्होंने पोस्ट डायरेक्टरल फेलोशिप बायोटेक्नोलॉजी, फिर इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, मोलिकुलर बायोलॉजी में किया है। वर्क एक्सपीरियंस, फर्स्ट फाउंडिंग वाइस चांसलर रहे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। उसके बाद वाइस चांसलर रहे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन रहे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के। उसके बाद चेयरमैन रहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं। ये जो सिंचाई की जो परियोजना है वो इनकी देन है। कोकोनट डेवलपमेंट के लिए इन्होंने काम किया, तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने काम किए थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये वाइस चांसलर थे तो इन्होंने भर्ती को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाया था, इसलिए जनरल कैटेगरी के लॉबी ने इन पर केस दर्ज किया। उसके बाद सोचिए, किसी भी वाइस चांसलर पर केस चलाने के लिए गवर्नर की जरूरत होती है, लेकिन एसपी के कहने पर केस दर्ज कर लिया जाता है। आज तक चार्जशीट नहीं किया गया था, लेकिन जब ये मंत्री बनते हैं तो मीडिया के थ्रू इस मुद्दे को गरमाया जाता है। अब अशोक चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है। तो गिन गिन कर बिहार से एससी एसटी ओबीसी के लोग खत्म किए जा रहे हैं। और तलवार किसके कंधे पर है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। चिराग पासवान की मां लोकसभा नहीं जा पाएंगी, राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगी। बीजेपी सुन रहे हैं कि उनको केंद्र से निकाल, लेकिन बीजेपी अभी चिराग को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चिराग और तेजस्वी मिल जाते हैं तो फिर सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी। नीतीश कुमार को पहले बीजेपी नीतीश कुमार से निपटना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार पहले मेवालाल जी पर भरोसा किए, अब उन्होंने अशोक चौधरी को दिया है। लेकिन आरएसएस बीजेपी किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि ये दोनों जो हैं वो सत्ता में, एजुकेशन विभाग खासकर जो है वो बीजेपी के पाले में रहे। विधानसभा स्पीकर को लेकर एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट जो है वो एनडीए का कैंडिडेट है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट आरजेडी ने दिया है। अब नंदकिशोर यादव की बात हो रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाना उचित नहीं समझा है। तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और अगर नंदकिशोर के समर्थकों ने आरजेडी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुजन दलों का समर्थक हूं, लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी को समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज के लोग जहां भी हैं उनकी आपको मदद करनी पड़ेगी। इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित बहुजन समाज का वो तबका है जो सिस्टम में पहुंचा। अभी लोगों को लगता है कि गांव में जातिवाद है, अब जातिवाद महीन हो गया है। वो ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो ताकतवर पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, वहां पहुंच रहे हैं। और वहां आपके वाइस चांसलर, आपके डॉक्टर, आपके इंजीनियर, आपके आईएएस, आपके प्रोफेसर को परेशान किया जा रहा है। और चूंकि आपके पास पत्रकार नहीं है कोई बात करने वाला, इसलिए वो बात मैसेज भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेवालाल चौधरी, अशोक चौधरी को, मेवालाल चौधरी को पहले टारगेट किया गया, उनको हटवा दिया गया। अब नीतीश जी ने एक बार फिर से अशोक चौधरी को बनाया, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं। ये बड़ा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, भर्तियां निकलती हैं। आपका नया जनरेशन कैसा होगा ये तय होता है। और इसीलिए किसी कीमत पर आरएसएस इसको किसी एससी एसटी ओबीसी के हाथ में
नहीं आने देना चाहती है। सोचिए कि अगर सुखदेव थोराट जो शेड्यूल कास्ट से हैं, अगर वो यूजीसी के चेयरमैन नहीं बनते और अगर वो कानून नहीं, रिकमेंडेशन नहीं देते कि किसी भी इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी का आदमी होगा तब जाके नौकरियां मिलेंगी, तो कितना बढ़िया होता। अब मेवालाल चौधरी का खराब ऑडियो है, सुन लीजिए कि उनको क्यों फंसाया गया है। सुन लीजिए आप खुद इस वीडियो में। शुक्रिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ बिहार के पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी जी हैं, लेकिन उनका पहचान पूर्व मंत्री नहीं है। उनकी पहचान वाइस चांसलर है। वो वाइस चांसलर रहे, कृषि वैज्ञानिक रहे, और उन्होंने दुनिया भर में काम किया। दुनिया भर में उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उन्होंने अमेरिका से भी पढ़ाई की है, बीएचयू से पढ़ाई की है। तो क्या कुछ मीडिया का सेक्शन उनके पीछे पड़ा है? उसकी वजह क्या है? क्या उनको जातिवाद का शिकार बनाया जा रहा है? और क्या नीतीश कुमार के करीबी होने की भी उनको सजा मिल रही है? खुद मेवालाल चौधरी मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से आपके मंत्री बनने के बाद ये सारा मामला आया, क्या लग रहा है आपके लिए, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है, और कौन लोग इसमें शामिल है अगर कॉन्स्पिरेसी है तो? अच्छा शंभू जी, हम कुछ कहें उसके पहले। हम तो देखिए, हम सबसे पहले नीतीश बाबू को अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जो विश्वास और जो जो उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और इतनी बड़ी दायित्व जो हमको सोच के दिए थे, हम उनके लिए बड़ा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारी आस्था उन पे बहुत बहुत दिन से है, और हम हमेशा आस्था उन पे रखते हैं, और वो सबके लिए सर्वमान है और मेरे लिए बड़े ही आदरणीय हैं। और जो जिम्मेवारी हमको दी थी, मैंने एक ही बात कहा था कि सर, हम लोग एक कर्मयोगी हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, और आपके आशीर्वाद से आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में दुनिया की हम बात कर सकते हैं, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो। और अगर आप मेरा बायोडाटा देखे होंगे तो हम हर जगह एक पंचम ला रहे हैं। हमने विदेश में एक ऐसा अनुसंधान किया था जिसकी पब्लिकेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुआ था और हमें रिकॉग्नाइज किया गया था। जब दिल्ली में हम हॉर्टिकल्चर कमिश्नर थे तो उस समय हमने, और उस समय दी देन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और हमारे माननीय मंत्री शरद पवार जी उद्यान का, हॉर्टिकल्चर का, जिससे लोगों की आय डबल हो, उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और कंसीव किया पूरी आइडिया, और एक मिशन का नाम दिया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और उस मिशन को पूरे देश में मैंने उसको लॉन्च करवाया, इम्प्लीमेंट करवाया, और आज पूरा राज्य उस मिशन से बेनिफिट हो रहा है। दूसरा एक मिशन जो हमने कंसीव किया था और बनाया था, उसको कहते हैं नेशनल बैम्बू मिशन। उस मिशन को मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राज्य में उसको इम्प्लीमेंट कराया, जिसका यूज, जिसका इस्तेमाल आज पूरे देश भर में होती है। और आज हम लोग वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, पानी की संरक्षण की बात करते हैं। हम पहला व्यक्ति थे कि हमने क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन में किया था कि सर, आज वाटर कंजर्वेशन की जरूरत आने वाले दिन में होगा और हम लोग पानी के लिए सफर करेंगे, इसलिए आज से ही, यानी 2006-07 की बात है, उसी समय से कहा कि सर क्यों नहीं एक बार बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया जाए नेशनल लेवल पे, और उसका नाम दिया था हमने माइक्रो इरिगेशन, यानी ड्रिप इरिगेशन। माफ कीजिए सर, आपको मेरी आवाज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जिस क्रॉप और जिस फसल को पानी की आवश्यकता कम है, हम लोग, चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सोच नहीं था, हम लोग फ्लड इरिगेशन करते थे और पानी बहुत बर्बाद करते थे, और वो योजना इतना सक्सेसफुल। बिल्कुल आपकी आवाज, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम आपको जा रही है, नहीं जा रही? आप हाँ, जी, लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम।
जी जी, अगर आवाज आ वाईफाई, रही है आपको? हाँ आवाज तो आ रही है सर, लेकिन बहुत रुक रुक के आ रही है, शायद वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से। तो माइक्रो इरिगेशन भाई मेरा स्कीम था, नेशनल लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया। हम्म। तो मुझे अब इसमें किनका इन्वॉल्वमेंट है, ये तय है कि हम राजनीतिक से प्रेरित कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया, जबकि ये सवाल बहुत पुराना था, अभी न चार्जशीटेड था, ना कोई अनुसंधान अपनी चल रही थी, मुझे कोई इसके बारे में जानकारी थी। ऑल ऑफ ए सडन मीडिया के लोगों से इतनी बम्बार्डिंग होने लगा, मैंने यही सोचा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन पे हम इतनी आस्था रखते हैं, जिनको हम इतना पूजा करते हैं, उनके उनके गुण को और उनके उनके विचारों को, मैंने कहा उनके दामन पे कोई दाग न लगे, हम खुद क्यों ने अपनी इस्तीफा उनको दिया है। और ज्वाइन करने के बाद माफ कीजिएगा, ऑफिसर तकनीकी के वजह से, साथ, तकनीकी प्रिंसिपल वजह से आपको सेक्रेटरी के आवाज साथ नहीं मिल पा रही है, मीटिंग शायद करने के वाईफाई की बाद प्रॉब्लम हो रही है, ये हम डिजिटल क्या की हकीकत है। एजुकेशन मिनिस्टर के चैम्बर से उठे और सीधे सीएम के हाउस हम चले गए और मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया, उनसे निवेदन किया कि सर मेरे त्याग पत्र आप सामन पे किसी तरह का दाग लगे। हाँ, कि पटना में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे वाईफाई तो है लेकिन सर वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं क्या मोबाइल को, वाईफाई संभव है क्या, अगर आपके आवाज पर प्रॉब्लम आ वाईफाई रही है, है? आ रही है। ओ, नहीं सर, बहुत क्या करें प्रॉब्लम फिर? है सर, हमको लगता है कि हम लोग इसको अभी सर हम बात। कोशिश करते हैं। हाँ। आई, अब इसको ठीक है सर, वापस से बात कर जोड़ सकते हैं। दे, आवाज आई? हाँ आ रही है, अब बता सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है सर, ये दिक्कत हो रही है, मुझे लगा था पटना में शायद वाईफाई अच्छा होगा। अच्छा, हम वाईफाई दूसरी जोड़ रहे हैं ताकि आपको तो नीतीश बाबू के दामन पे कोई कोई उछाले ना था। मैंने सोच कर उनको रिजिग्नेशन किया और हाथ जोड़ उनसे नमस्ते किया कि सर मेरे रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को हम इतने आदर पूर्वक देखते हैं उनको हम उनके दामन पे किसी तरह का दाग लगे। सर मुझे कोई भी अफसोस नहीं है इस बात का, चौधरी मुझे जी, कोई मुझे अफसोस है, आपको कोई आपको ग्लानि। अफसोस ना हो, लेकिन इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उन समाज को अफसोस है जो आपके काम को जानते हैं। मुझे दर्जनों प्रोफेसर्स के फोन आए कि आप उनके बारे में बात कीजिए, वो बहुत, वाइस चांसलर के तौर पे जो आपका काम रहा है, उपलब्धि रही है बिहार में खासकर, वो बताइए। और क्या 4000 वैकेंसी आने वाली थी जिसका डेट एक्सटेंड किया गया था, क्या कोई बाहरी ताकत है जो नहीं चाहते थे कि चीजें, नीतीश कुमार की जो यूएसपी है रिजर्वेशन, उन्होंने जिस तरह से 33% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया है अदर बैकवर्ड क्लासेस को, अति पिछड़ी जातियों को, क्या उसके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी हो रही है? हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऑनेस्टली समझिए। ऑनेस्टली हम आपको एक चीज बता दें, आप प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बारे में कोई जानता है, चाहे वो कोई भी टीवी का हो, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम हल्का सा बता देते हैं कि वाइस चांसलर का क्या रोल होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हमको उसमें फंसा दिया गया है राजनीतिक तौर पे। अब उसका प्रोसेस होता है कि एक कमिटी होती है सब्जेक्ट वाइज, से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीकल्चर, और जब भी किसी सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है तो 2 एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट होते हैं, कभी कभी 3 एक्सपर्ट होते हैं, और उसमें गवर्नर का भी नॉमिनीज होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेस इज गोइंग टू बी इन ए राइट डायरेक्शन और इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। तो गवर्नर के नॉमिनीज होते हैं, उसमें SC ST के मेंबर्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट के भी मेंबर्स होते हैं। वाइस चांसलर एज ए चेयरमैन जस्ट लाइक एन स्टैम्प, and everything is decided by the expert,
विथ ए कंसेंट कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। गवर्नर के जो 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 नॉमिनीज होते हैं वो भी रैंक एंड फाइल ऑफ वाइस चांसलर, उसके नीचे कोई नहीं बैठता है। जो भी होते हैं वो वाइस चांसलर के रैंक एंड फाइल के होते हैं, भले रिटायर्ड वाइस चांसलर हो या एक्टिव वाइस चांसलर हो, वो गवर्नर नॉमिनेट करता है, वाइस चांसलर इज नॉट। तो जो फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, हम उस पर सिर्फ दस्तखत और स्टैंप मारते हैं, जी दैट्स इट। एंड और इनवलप वो बंद कर दिया जाता है, और उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होती है जो सबसे एपेक्स बॉडी होती है यूनिवर्सिटी में, उसके सामने खोली जाती है। उसके बाद नोटिफिकेशन की जाती है। ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हमको नहीं लगता है बाकी मीडिया वाले जानते होंगे। तब अगर ये नहीं, मुझे पता है सर, मुझे पता है, आपने गलती किया है। मुझे पता है। सुखदेव अब थोराट, हमारे यहाँ पे क्या गलती है हमको समझ में नहीं आया। सुखदेव मीडिया के थोराट, लोगों ने अभी तक जवाब नहीं पाया। सर सुखदेव थोराट जब यूजीसी के चेयरमैन बने थे, उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन किया था थोराट कमेटी ने कि इंटरव्यू सिलेक्शन में SC/ST के में भी मेंबर रखे जाएं। तो वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, और वो जब थे तो उनसे मैंने कई बार, उन्होंने मुझे बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जी जी। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट रोस्टर ठीक करता है। और हम क्या बताएं, ये दुर्भाग्यता है। हम चौधरी साहब माफी चाहता हूं। हम लोग कोशिश करेंगे फिर से, शायद देर शाम 9 बजे के आसपास शायद हमारा इंटरनेट थोड़ा अच्छा हो जाए तो बात आसान है, क्योंकि बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात आ नहीं पा रही है। तो हम लोग एक बार फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि पटना में हो सकता है इंटरनेट शाम में ज्यादा बेहतर रहता है। अभी बिल्कुल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर, मैं माफी चाहता हूँ। और वो बात नहीं जा पाएगी दर्शकों के बीच, और वो बड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर वाईफाई मैंने एक छोटा सा अपना जी मैं इसको करता, मैं देखता हूँ सर इसको। और जब इंटरनेट अगर वाईफाई से कनेक्ट आपके यहाँ हो जाए, वाईफाई ठीक काम करने लगे, तो हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ हेलो, नहीं हो पा रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, मैंने एक बायोडेटा आपको भेजी। हेलो, वो मैंने पढ़ा है सर, मैं उस पर अलग से रिपोर्ट बना रहा हूँ। आपको जो आपने भेजा है वो मैंने देखा है सारा बायोडाटा। अब मेरी वही जन्म कुंडली है, आप देख लें हम लोग क्या करते थे। जी मैं उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट बना रहा हूँ सर, उस पर रिपोर्ट बना रहा हूँ। मैं आपसे रात के 9 बजे फिर संपर्क करूंगा सर, शायद उस समय बढ़िया वाईफाई हो हमारे पास। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।